हेलो हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। आ जाओ सब कोई, समय हो गया है। गुड इवनिंग सबको। स्वीट 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 वाला गुड इवनिंग। हेलो बच्चा लोग, आ जाओ जी सब कोई, समय हो गया है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भाई आपको पता है ना कि अंत भला तो सब भला, हम लोग का काव्य खंड का जो लास्ट चैप्टर है गांव का घर, वो भी तो हम लोग कल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। गुड इवनिंग सब कोई। कैसा है भाई प्यारे भैया लोग और मेरी प्यारी बहन जी लोग? प्यार से भैया बोलता हूँ, ठीक है ना, गुस्सा नहीं होने को। तो आज क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे भाई मेरे। सब कोई आ जाओ, फटाफट से जुड़ जाएंगे सब कोई। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट तक प्लीज़ बने रहेंगे सब कोई। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे भाई, जितने लोग अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फटाफट से सब कोई जुड़ जाए, सब कोई जुड़ जाएंगे। सब कोई हाल चाल बहुत बढ़िया भाई मेरे। भगवान करे हमेशा मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, सफल हो जाओ भाई। और क्या, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो। आप जहाँ कहीं भी रहें प्रसन्न रहें, यही दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बाबू क्लास आज का। तो पाठ का प्रश्न उत्तर किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो कि कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। फटाफट से एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं कि कल जो गांव का घर हम लोग पढ़े थे, उसमें लेखक का नाम था ज्ञानेंद्र पति जी। उन्होंने यही बताया था कि पुरानी चीज़ों को हम लोग, पुरानी परंपराओं को, अपना सांस्कृतिक जो भी हम लोग का परंपरा था, वो सारा चीज़ हम लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। ये गलत नहीं है कि हम सब आधुनिक हो रहे हैं, पर हमारी जो भारतीय संस्कृति की पहचान है उसको हम छोड़ रहे हैं, ये भी सही नहीं है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मोनू सर का इंग्लिश क्लास याद है ना? वही चीज़ सिमिलरली वहाँ पे थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। वो चीज़ कहा जा रहा है कि कवि की स्मृति में, स्मृति मतलब याद में, घर की चौखट इतना जीवित क्यों है। आखिर घर के चौखट को वो इतना क्यों याद कर रहे हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो इसके पीछे तो राज है बच्चा पार्टी। राज क्या है आप देख रहे हो। कवि की स्मृति में घर का चौखट इसलिए इतना जीवित है क्योंकि, अच्छा एक चीज़ है कि किसी भी चीज़ को अगर आप पॉइंट वाइज करके पढ़ते हो तो बहुत इजी लगता है कि हाँ दो चार पॉइंट है कर लेंगे। लेकिन अगर उसको एकदम सेंटेंस बना के, अगर पॉइंट पॉसिबल हो तो पॉइंट करके लिखा जाना चाहिए, ताकि द बेस्ट होता है, सबके लिए होता है। आपको याद करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्यों जीवित है? क्योंकि घर की चौखट जो है वो घर की सीमा को बताती है। चौखट के अंदर पैर रखने से पहले बहुत लोगों को सोचना पड़ता है। और एक बात याद रखना, हमारे घर में वही आते हैं जो हमारा संस्कार होता है। हमारे घर में जो लोग आते हैं, जो लोग आ रहे हैं, उस लोगों से हमारे घर के संस्कार की पहचान होती है। हमारा घर अगर प्रतिष्ठित है तो हमारे घर में प्रतिष्ठावान व्यक्ति प्रवेश करते हैं। हमारा घर अगर मान लेते हैं कि चोरों का है तो हमारे घर में चोर लोग ही प्रवेश करते हैं। बहुत बड़े संत ने कहा है कि हमारे घर में जो लोग प्रवेश करते हैं, हमारे घर की चौखट के अंदर जिसका पैर पड़ता है, उससे हमारा संस्कार का पहचान होता है। दुनिया समझती है कि हाँ ये परिवार कैसा है। चौखट जो है वो घर की सीमा को बताता है। ध्यान रखना है ये चीज़, जहाँ पर बड़े बुजुर्गों को ठहर कर या संकेत देकर अंदर आना पड़ता है। वैसे भी हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आज भी कई परिवारों में ये चीज़ चलता है, 100% खत्म नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे देखिए कि हम लोग बहुत सारा चीज़ को छोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग छोड़ रहे हैं भाई मेरे, ठीक है। तो वो अंदर आने से पहले वो क्या होता है, अपना पैर बजा देते हैं या फिर खटखटाते हैं या आवाज़ लगाते हैं, है ना। तो उस तरीका का भाई संकेत देना पड़ता है। घर की महिलाएं इसी चौखट पर सहजन का गोंद लगाए रखती है टिकुली साटने के लिए। क्या करने के लिए? टिकुली साटने के लिए। सहजन का एक पेड़ होता है और उसके तना में क्या होता है ना कि वो चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो गोंद का काम करता है, जिससे वे अपनी बिंदियां चिपका सके, यानी कि टिकुली। इसलिए भाई चौखट तो बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि मान लीजिए कि लेखक जो है, लेखक वो चीज़ को बिल्कुल अनुभव किए हैं और आप सबको भी धीरे धीरे अनुभव हो रहा होगा कि हाँ हाँ ये चीज़ें होती है। भले ये आपको टिकुली वाली बात नहीं पूरी याद होगी, बट ये सारी चीज़ें तो जरूर आप देखते हो आज भी कि बड़े बुजुर्ग, आज तो टिकुली भाई ऑनलाइन हो गया ना, मतलब एक बिंदी सा होता है, एकदम तुरंत कर लो, हो गया काम, है ना। चलो, मतलब देखो हम कहाँ जा रहे हैं, एकदम स्पीड में हम हैं
कितना स्पीड, ज़्यादा स्पीड, हम इतनी आधुनिकता की ओर जा रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को भी भूल रहे हैं। इसी चौखट की बगल में गेरू रंग से पूती दीवार पर दूध में डूबे अंगूठे के भी निशान है, जो कि दूध वाले जो दादाजी आते हैं वो वहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं। इसलिए भाई लेखक को चौखट बहुत ज़्यादा याद है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा पार्टी, पंच परमेश्वर के प्लीज 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 स्टडी ऑन फोकस। एंटरटेनमेंट के साथ स्टडी बहुत जरूरी होता है, बट आपका ध्यान कहीं विचलित ना हो, इसके लिए स्टॉप द चैटिंग। चैटिंग अभी बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए मेरे भाई बहन। कितना हम आप लोग को समझाएं, आप लोग को लगता है कि सर हम लोग के चैटिंग से बहुत गुस्सा होते हैं। जरूर गुस्सा होते हैं, इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि तुम हमारे हो, तुम मेरे अपने हो, हम तुम्हारे अपने हैं। और अपनों से लोग गुस्सा होते हैं इसलिए क्योंकि तुम्हारी परवाह मुझे बहुत है। हम चाहते हैं कि आप इस समय को बर्बाद न करो, इसको समझो प्लीज़ यार, पढ़ाई पे फोकस। बाकी आगे की मर्जी आपकी होगी, ठीक है। जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने को। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? सबसे बड़ी सवाल कि हमारे गांव में जो पहले पंच परमेश्वर हुआ करते थे, पंच को ही परम ईश्वर माना जाता है कि पंच जो कह दे। पंच में कुछ लोग आते हैं, अगर हमारे घर या हमारे आसपास गांव में कहीं भी कोई झगड़े वाली झंझट वाली कोई भी बात होती है तो हम पंच बुलाया जाता है और वो पंच आते हैं और जो निर्णय देते हैं निष्पक्ष, किसी का पक्षपात नहीं करते हैं और उनका निर्णय मानो वो कोई बड़ा सुप्रीम कोर्ट के जज का निर्णय समझो। लेकिन आज वो चीज है कहां? आज क्या हो रहा है कि पहले कोई भी बात विवाद होता था गांव में तो पंचायत के माध्यम से उसका निपटारा हो जाता था, सही बात है, पंचायत बुलाकर। लेकिन आज सभी न्यायालय के दरवाजा खटखटाते हैं। सभी कहां जा रहे हैं? कोर्ट में जा रहे हैं। कोई बात हम जा रहे हैं कोर्ट में, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, हम चलो हम जा रहे हैं पुलिस के पास। अरे भाई पहले पंच को भी तो याद करो। तो हम आज मॉडर्न हो गए हैं, लोगों को डरा रहे हैं पुलिस के नाम पे, लोगों को धमका रहे हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होगी। और वैसे भी बड़े लोग बेचारे, ये छोटे लोग नहीं करते हैं। छोटे लोग कहने का मतलब मेरा बुरा नहीं मानने को, मतलब गरीब वर्ग के लोग बेचारे, गरीब वर्ग के लोगों को आज भी सताया जाता है, दबाया जाता है और वो बेचारे डर के मारे कहीं भी नहीं जा पाते हैं। न्यायालय की प्रक्रिया जो होती है ना बहुत ही जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, आसान नहीं होता है, बहुत प्रोसेसिस डॉक्यूमेंट्री काम है वो। ये करो, इतने तारीख को आओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ। बताओ अगर आप मान लीजिए कि, और वैसे भी सच्चाई है मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मान लीजिए कि मेरे को कोई, मेरे साथ किसी को खटक गया, अटक गया, सब कुछ हो गया और मैं अगर मानना क्या है, सही बात है, मैं गरीब ही हूँ और मैं गया, पंच परमेश्वर को नहीं माना, पंच को नहीं बुलाया और मैं चला गया कोर्ट में या फिर कहीं थाने वगैरह में, तो वहाँ पे जाने में मेरी खर्ची भी होगी, मतलब कुछ तो इन्वेस्ट होंगे पैसे वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। भाई पक्ष कमजोर है तो कुछ समझ रहे हो, वहाँ पे भी पास करना पड़ता है, सर प्लीज़ कुछ ले दे करके, बहुत सारी बातें होती है ऐसी। तो कहीं ना कहीं हमारा निर्णय क्या हुआ, जो चीज़ हमारा पंच के पास बिना कुछ भी लगाए हो जा सकता था वो मैंने खो दिया। मैं कहाँ चला गया बाबू? थाना के पास, पुलिस के पास, पुलिस स्टेशन चले गए, जज के पास, कोर्ट वगैरह सब कुछ कर दिए। मिला क्या? बदले में वही मिला कि निर्णय अभी तक नहीं हुआ, बहुत देर लगा, इतना तारीख को आना है, उतने तारीख को आना है, बहुत परेशानियां हुई, खर्च भी हो गए, समय भी बर्बाद है, धन भी गंवा दिए, मेहनत भी बर्बाद। क्या फायदा? क्यों हम कर रहे हैं? इतनी आधुनिकता की क्या जरूरत है हमें? आधुनिकता है वो चीज है, जो चीज पंच से नहीं हो पाता है तब का चीज है वो। बट आज कोई पंच को डायरेक्टली, सब जगह नहीं है ऐसा, इस चीज को नहीं लेना है। कभी अपने समय की बात को हमारे सामने रखा है तो हमें अपने व्यू से उसको समझना पड़ेगा। न्यायालय की प्रक्रिया में पीड़ित जो भी है, जैसे मैं अभी पीड़ित था, मेरे साथ किसी का अटका हुआ था, मैंने भाई उसने मुझे बहुत पीटा, वो किया, ये किया, मैं चला गया डायरेक्टली, तो मैं पीड़ित हूँ। जिसके साथ वो हो रहा है तो मेरा समय भी गया, मेरा धन भी गया, मेरा श्रम भी गया, यानी कि मेहनत, सब कुछ बर्बाद होता है। तो फिर इस बात को लेकर के कभी बहुत चिंतित है कि पंच परमेश्वर के खो जाने से पंच परमेश्वर अब नहीं रहे, तो ये चिंता तो जरूर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मन कर रहा है गाना गाने का, लेकिन नहीं गाएंगे अभी। चलो, की आवाज भी नहीं आती यहां तक, न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज, यह आवाज क्यों नहीं आती? पहले इस पंक्ति का मतलब समझते हैं कि आवाज भी नहीं आती यहां तक। ये तो सही चीज है कि आवाज कहीं से नहीं आ रही है, न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज, इस बात में बड़ी दम है। न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज। बच्चा पार्टी, आज का जो समाज है वो कुछ इस तरह से हो गया है
कि सब जगह नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट पाया जा रहा है, ऐसा हो गया है कि धनिक लोग जो हैं, धनी मनी लोग जो हैं, बहुत वीआईपी जो है, वो वीआईपी लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारे सभा में गरीब लोगों की एंट्री हो। ये बात मानने का है, एक्सेप्ट, क्योंकि ये चीज लेखक ने लिखा और लेखक व्यक्तिगत नहीं लिखता कोई भी चीज, प्रायः ऑलमोस्ट 90% प्लस वो सामाजिक रूप से ही लिखता है। बात समझ में आया कि आजकल ऐसा हो गया है कि ऑलमोस्ट जो भी बड़े वीआईपी लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ छोटे लोग आए, मतलब कि गरीब बस्ती के लोग आए। वो अगर इंजॉय कर रहे हैं तो उस इंजॉय में वो नहीं आए, बस उनके वीआईपी घराने के लोग होने चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि बस उनका इंजॉय वही करें, गरीब बस्ती के लोग ना करें। तो भाई वो कहा जा रहा है कि अपना दरवाज़ा बंद करके, मतलब एक पर्दे के अंदर एक ऐसी जगह पे वो इंजॉय कर रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा बुला करके ढिंग 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 सब हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन वो बस उन्हीं के लिए है, बंद कमरे में हो रहा है, तो आवाज़ कहाँ से आएगी? यह आवाज़ इसलिए नहीं आती है क्योंकि आज के समय में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा का वादन भी बंद कमरे में होने लगा है। मदमस्त एकदम, वाह, समझ रहे हो ना? ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा से तो भाई सबको ही परिचित होंगे, ऑर्केस्ट्रा और वादन बजाना, गान बजान सब कुछ बंद कमरे में होने लगा है। बंद कमरे कहने का मतलब ये नहीं कि बस वो रूम में पैक करके, कहने का भाव है कि वो बस अपनी बस्ती में गरीब लोगों को नहीं बुलाना चाहते हैं, तो भाई बंद कमरा ही तो हुआ। ऐसे बड़े बड़े लोग अब अपने खुशियों को सामान्य लोगों तक तो नहीं जाने देना चाहते। वो चाहते हैं कि हमारी खुशी बस हमारे वीआईपी लोगों में हो। बताओ, खुशी भी कुछ कैटेगरी की होती है क्या, कि वीआईपी लोगों की खुशी अलग, गरीबों की खुशी अलग? हाँ, ये बात ध्यान रखना। वीआईपी लोगों की खुशी होती है, वीआईपी लोगों की खुशी होती है, बुरा नहीं ना मानने को बोल देता हूँ। वीआईपी लोग जो होते हैं, सभी नहीं, कुछ कैटेगरीज के ऐसे होते हैं जिनको खुशी स्वार्थ में होती है, वो अपने लिए ही बस, वो दूसरे के बेटों को बहुत, मतलब वो बुला करके काम करवाएगा। बहुत ऐसे कम इंसान मिलते हैं ना जो दूसरे के बेटे को अपना बेटा समझकर उसको भी पढ़ा लिखा करके, मान लो कि नौकर ही है उसके घर का, नौकर के बेटे को भी वो अपना बेटा समझ के अगर पढ़ा लिखा करके बड़ा बना दे, वाह, क्या मतलब, कितना शानदार होगा। होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बट सब नहीं करते हैं ऐसा। गरीब लोगों की खुशी क्या है? बेचारे को कहीं से बस 2 रोटी पेट भरने के लिए मिल जाए, बदन पे वस्त्र मिल जाए, बरसात को रोकने के लिए कहीं कुटिया मिल जाए, इतने में वे मस्त रहते हैं। तो यहां पर भी खुशियों को कैटेगराइज कर दिया गया। बड़े बड़े जो लोग होते हैं अब वे अपने खुशियों को सामान्य, मतलब आम लोगों तक नहीं जाने देना चाहते हैं। इसका मतलब बंद कमरे में है, आवाज कहां से आएगी? नहीं ना आएगी। गरीब लोगों को तो वे उसमें शामिल भी नहीं होने देना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उसकी भाई वीआईपी खुशी में वो लो कैटेगरी वाले लोग आए। ये लोगों का हवा है, हवा समझो, मतलब भ्रम है भाई। हम सब इंसान एक होते हैं, गरीब अमीर कुछ नहीं होता। बस कोई इंसान धन से गरीब होता है, लेकिन जो धन से गरीब है ना, उसका मन देखो, मन देखो। और जो धन से अमीर होता है उसका मन कंजूस होता है। जैसे, मुझे मत बोलना तुम लोग यार, मैं कंजूस नहीं हूं, लेकिन ये चीज रियलाइज करने की चीजें आप देख सकते हो। जिसका मन है उसका धन नहीं, जिसका धन है उसका मन नहीं। बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही थोड़ी कहा है इस कहावत को। ये कहावत ही नहीं बल्कि सत्य प्रतीत होने वाली ये घटना है कि जिसका धन है उसका मन नहीं है, और जिसका मन है उसका धन नहीं है। तो मन ही सही है, मन ही सही है। वो अगर अपने मन से श्रद्धा होगा उसके अंदर, अगर वो आपको केवल सादा 1 गिलास पानी भी देता है ना खुशी से लाकर, तो उसमें लगता है अमृत है। और वो बड़े धन वाले लोग अगर बिना मन के आपको कोल्ड ड्रिंक भी पिलाए ना, लस्सी भी पिलाए ना, आपको अंदर से अजीब सा फील होगा, लगता है ये प्रेशर में आकर के दे रहा है। अगले दिन से आप उसके यहाँ जाना भी छोड़ दोगे। तो ये सारी चीजें, साथ ही साथ एक बात ये भी है कि अब पहले जैसा परंपरा भी नहीं रहा। कहाँ रहा? अरे होरी खल रघुबीरा, अवध में होरी खल रघुबीरा, बच्चन साहब का सुने हो ना आप सब। कहा जा रहा है कि भाई पहले ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, मौसम नहीं महीना बोल सकते हैं, अलग अलग पर्व त्योहार के अनुसार बड़ी ही पारंपरिक गीतें आया करती थी। जैसे होरी, चैती, बिरहा, आल्हा, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट आज वो सब कहाँ है? मॉडर्न सॉन्ग भी हो गए हैं, सॉन्ग भी अजीब सा आने लगा है।
ठीक है ना। तो चीज़ें सही है, बढ़िया है, आना चाहिए। ये लेखक यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ ये गलत है। आधुनिक होना गलत नहीं है, आधुनिक होना बहुत अच्छी बात है, विज्ञान हमारा बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन उस विज्ञान की क्या कहें जो एक तरफ हमारी भारतीय संस्कृति को न छोड़ना चाहिए, ये कहा जा रहा है। लेखक का यहाँ पे यही भाव है कि हम संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपनी आधुनिकता को अपनाएं तो बेहतर होगा। 1 मिनट 1 मिनट। हेलो, हाँ आ गए, समझ में आया ना। तो ये चीज़ें बाबू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ एक बात ये भी है कि अब पहले जैसा परंपरा भी नहीं रहा, क्योंकि पहले विभिन्न ऋतुओं, महीनों, त्योहारों पर गान बजान हुआ करता था, लेकिन अब ये सब नहीं, इसलिए यह आवाज़ नहीं आती है। अब तो ये सब नहीं है भाई। होली में देखना, मतलब कि अभी भी होता है कई जगह, और कई जगह तो नहीं भी होता है। मतलब धीरे धीरे लेखक का कहना है कि हम लोग धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ रहे हैं और पलायन कर रहे हैं शहरीकरण की दुनिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ज़्यादा ही बोल देता हूं ना, जाने दो। आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का क्या अर्थ है? आ गए क्वेश्चन, आ गए क्वेश्चन। आवाज़ की रोशनी और रोशनी की आवाज़ का अर्थ क्या है भाई? आवाज़ के अंदर छिपी वो ताकत जो लोगों को दूर से सावधान कर दे या व्यवस्था बदल दे। कैसा? यानी कि वैसे लोग जो धन से, बल से मजबूत हैं, वे अपनी खुशियों को गरीबों तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। उसके लिए ये लेखक ने वर्ड यूज किया कि आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़। मतलब क्या है कि उस आवाज़ के अंदर एक ताकत छुपी है, उस आवाज़ के अंदर एक ताकत छुपी है, और उस ताकत की डर से बेचारे गरीब लोग उनकी खुशी में नहीं जाने देना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, और वो आने नहीं देना चाहते। दूर से ही वो ताकत, वो ऐसी आवाज़ है कि दूर से उसको सावधान कर दे रही है, या पूरा सिस्टम ही बदल दे रहा है कि आप अलग मैं अलग, सिस्टम ही बदल गया। तो इसका अर्थ यही होता है। अर्थ फाइनली क्या निकला कि वैसे लोग जो धन से और बल से स्ट्रांग है, मजबूत है, मतलब धन भी है, और भाई जिसका तो पैसा रुपया, उसका आज के ज़माना में सब कुछ है, लेकिन बेकार में पैसे के पीछे बहुत लोग भागते हैं। प्रतिष्ठा जो भी होगा ना, मैं बताता हूँ, मेरा अपना कंसेप्ट है, मैं वही चीज़ फॉलो करता हूँ। नाम से लिया गया पहचान ज़्यादा लंबा समय तक नहीं रहता, लेकिन काम से लिया गया पहचान टिकाऊ होता है भाई मेरे। तो तुम भी काम करना, काम ऐसा करो जिससे तुम्हारी पहचान बने। ठीक है ना। अपने स्टैंड हो जाओ अपने ऊपर। सब कोई, मेरे भाई मेरे बहन, सब कोई स्टैंड होना सीखो। स्टैंड तो अभी सब कोई होगा, अभी खड़ा हो सकते हो सब कोई। मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आप बहुत मेहनत करो सबसे अलग। यार ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता है, कौन जाने कहाँ क्या होगा, कब क्या होगा। एकदम मस्ती मस्ती जिंदा, हस्ती जिंदा। लेकिन उस हस्ती को जिंदा रखने के लिए आपका बिल्कुल तरीका अलग होना चाहिए। खूब बिल्कुल सबसे हट करके रहो, गंभीरता पूर्वक रहो। गंभीरता, वो बहुत ज्यादा वाचाल नहीं बनना है, बहुत ज्यादा बोलने को नहीं। वो बुलाती है यार मगर जाने को नहीं। निंदिया का समय हो रहा है ना, नहीं जाना है, ज़्यादा समय नहीं हो रहा, बहुत समझाने लगता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? देखो, शोक गीत, कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? अब तो पहले के समय में होली हुआ करता था, होली का गाना, चैती भी बोलते हैं उसको, बिरहा वगैरह बहुत कुछ हुआ करता था। लेकिन अब तो, अरे भाई पहले बताते हैं, पहले शादी विवाह भी हुआ करते थे, आज भी होता है गाँव में, बहुत जगह ऐसा है। लेकिन शहरों के शादी देखते हो आप, ऐसा लगता है एकदम अजब सा। गाँवों में देखो, गाँव में जो शादियाँ होती है, आई मीन कि गाँव की शादियाँ बहुत इंजॉयमेंट क्यों होता है उसमें, क्योंकि उसके बीच गैपिंग होता है। तिलक अगर आज है तो भाई एक दिन या 2 दिन समय के अनुसार हल्दी होता है, फिर बारातें होती हैं, बहुत सारा चीज़ें होता है, बहुत लोग सब कोई जुड़े रहते हैं, जुटे रहते हैं घर में, बहुत सारे लोग आए रहते हैं, एकदम या वो हल्ला मचा हुआ, एंजॉय, पूरी तरह एंजॉय। और सबसे बड़ी चीज़ कि हर एक काम का अपना परंपरा है, और वहाँ पे गीत होता है, पारंपरिक गीत। आपने 9th में पढ़ा होगा हिंदी में, ग्राम गीत का मर्म। तो वो कहीं ना कहीं सब कुछ पारंपरिक गीत जो होते हैं, जैसे शादी में तिलक का गीत अलग होता है, देवता के पूजाई के लिए अलग होता है, शादी के लिए अलग होता है, गुरहथी का अलग होता है, हर समय पे। इसमें हंसने की बात नहीं, ये सही चीज़ है, ये पारंपरिक गीतें हैं। लेकिन अब शहरों में देखो ना, ऑडियो में रिकॉर्डिंग, वो जो गाना है यूट्यूब से लगा देते हैं लोग, ऑनलाइन गाना बज रही है, शादियाँ भी ऑनलाइन करा दो, होती भी है ना।
वीडियो कॉलिंग में शादी होगा तो कैसा लगेगा? अच्छा, वीडियो कॉलिंग में मान लो दूल्हा मतलब वीडियो कॉल कर दिया है दुल्हन के पास और पूरा एकदम सिंदूर उठाए हुए है, चलो हाँ 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 हो गया। अजीब सा, बताओ कहाँ हम लोग जा रहे हैं? कहने का मतलब लेखक यही बताना चाहते हैं कि अब कुछ नहीं है, हम धीरे धीरे अपने गांव की जो खुशियां जो थी वो चारों तरफ से गीत सुनाई दिया करता था, अब तो वो है ही नहीं, शोक गीत है, शोक गीत। देखिए मैं आपको समझाने के लिए ही पॉइंट पे ले जाता हूँ, कहाँ से उठाता हूँ कहाँ पटकता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कविता में। अब बताओ वो ऐसा शोक गीत है कि कोई गा भी नहीं रहा है, कोई सुन भी नहीं रहा है, चारों तरफ उदासी है, मतलब गाने नहीं बज रहे हैं, गाने बज भी रहे हैं तो ऐसे टाइप के गाना, कुछ अजीब सा गाना बज रहा है। भाई आप आजकल के गाना देख रहे हो ना, बहुत अंग्रेजी सॉन्ग अजीब, और डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग, क्या समझ में आएगा? हमारी माता जी को क्या समझ में आएगा ये गाना का मतलब क्या होता है? बहुत ऐसे गाना है। लेकिन पारंपरिक गीत, छठ पूजा का गीत देखो, तो वो सब चीजें थी हमारे, अलग अलग त्योहार, अलग अलग समय, अलग अलग महीना, अलग अलग ऋतु। पहले जांता चलाती थी लोग तो गीत गाया करती थी सब, आज तो जांते का नाम ही नहीं है, बहुत कम ही लोगों के पास मिलता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर याद कीजिए आप लोग, कविता में बिना गाए और बिना सुने हुए शोक गीत की चर्चा है। वो ऐसा शोक गीत है, दुखी का गीत है जो कोई नहीं गा रहा है, बिना गाए और बिना सुने। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक समय था जब गांवों में ऋतुओं, महीनों, त्योहारों आदि से संबंधित गीत गुजा करते थे, पर आज वो सब सुनने को नहीं मिलता। लेखक इसे ही शोक गीत कहकर संबोधित किए हैं, इसी को तो लेखक कहते हैं शोक गीत, कहीं से आवाजें नहीं है। समझ में आया बच्चा पार्टी? यही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भाई थोड़ा सा ज़रूर जुड़े रहें अपने गांव समाज से, जहाँ भी हैं अपनी पारिवारिक परंपराओं से ज़रूर जुड़े रहें, और हर चीज़ का एक मर्यादा होता है, मर्यादा को ज़रूर फॉलो करो सब कोई। सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा? पहले के लोग सर्कस दिखा करते थे बहुत ज़्यादा, सर्कस आप लोग समझते हो ना, वो जादू वगैरह कुछ दिखाया करते थे, कुछ लोग कमाल की अपनी एक्टिविटी दिखाते थे। आज भी है, सर्कस का शो भी लगता है आजकल, ऐसा नहीं है। वो रोहित जादूगर वगैरह जो होते हैं ना, बहुत लगाते हैं, पता नहीं कौन कौन होते हैं, बट पहले की तरह नहीं है। अच्छा क्यों नहीं? क्योंकि पहले कुछ नहीं था, जब टीवी वगैरह कुछ नहीं था, टीवी मोबाइल बहुत कम ही थे, ना के बराबर ही थे, नहीं था, तो भाई बहुत दिनों पे क्या होता था ना कि वो सर्कस वाले आते थे, पूरे गांव के गांव पूरा दम जमा हो जाता था, वहाँ पे बेचारा सर्कस दिखाते थे, वो अपना कमाल दिखाते थे और 2-4 पैसा उन लोग को मिल जाता था, जिसकी वजह से उन लोग की रोटी पेट चल जाती थी। बट किन कारणों से मरा होगा? रीज़न ही है, विज्ञान बढ़ गया, हमारे घर टीवी आ गया, हमारे घर मोबाइल आ गया, हम डायरेक्ट कोई भी चीज़, सिनेमा घर हो गए, हम डायरेक्ट सिनेमा घर में जा करके साहो फिल्म देखेंगे यार, बहुत सारी मूवी, हाउसफुल 2, हाउसफुल 3 मूवी देखेंगे हम, क्या सर्कस देखेंगे? तो बेचारे सर्कस वाले तो क्या, वो उनका चलेगा? अब नहीं ना चल पाएगा। समय परिवर्तन के कारण, इसके निम्नलिखित कारण है, समय परिवर्तन के कारण सर्कस के प्रति लोगों की रुचि धीरे धीरे समाप्त होती चली गई होगी, ऐसा माना जा रहा है। लेखक ऐसा संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा कि धीरे धीरे लोगों को भाई समय बदल रहा है, तो समय बदलने के साथ साथ इंसान को भी बदलना चाहिए ना, वो सर्कस से धीरे धीरे रुचि खत्म हुई होगी। कलाकारों को आर्थिक संकट हुआ होगा, अब बेचारे बताओ शो नहीं चलेगा तो उनको पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो वो आर्थिक संकट में जूझ रहे होंगे, तो क्या खाक शो दिखाएंगे बेचारे? विज्ञान के कारण, अर्थात टीवी, मोबाइल, सिनेमा, ऑर्केस्ट्रा, आजकल तो ऑर्केस्ट्रा बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, जा करके वहाँ पे दम, पता है दम ऑर्केस्ट्रा में आगे बैठ करके हो हल्ला मचाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसके कारण अब सर्कस को कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता होगा, इसी वजह से शायद सर्कस जो है वो मर गया होगा, मतलब कि ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया उसका चीज़। समझ गए ना? एक बार आप लोग फिर बाद में इसको रिवीजन भी कर सकते हो, टेंशन नहीं लेने को। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है? इस झुरझुराहट के क्या कारण है? गांव के घर की रीढ़, जैसे हमारे मनुष्य के शरीर का जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत बेस माना जाता है ना, कि वो सही है तो समझो सब कुछ सही है फिलहाल। तो यहाँ पे गांव के घर की रीढ़, नींव कहो,
झुरझुराती है मतलब डोल रही है, कांप रही है, मतलब बदतर स्थिति में है। इसलिए झुरझुराती है क्योंकि बढ़ते शहरीकरण के इस युग में उसके नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया है। सबके दिमाग में है, सबके दिमाग में है कि भाई हम शहर चले, हम शहर चले, शहर में हम जाएंगे, सेफ रहेंगे, ये वो। आज तो पता चला एक छोटा सा वायरस कोरोना सबको भगा के लाया है गांवों में, सबको भगा के लाया है गांव में। जो शहरों में है वो आज भी कई चिंता से मर रहे होंगे कि काश हम भी गांव में होते तो गांव में तो सुरक्षित रहते ना कम से कम। तो गांव की याद अब पूछो जाकर के, जो गांव में थे और शहर में चले गए, तो उनसे अगर गांव की बात अब पूछो तो अब भाई गांव बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस समय में। नहीं तो बहुत लोग तो क्या गांव में रखा है, ये वो, यहाँ बच्चा बिगड़ जाएगा, संस्कार सही नहीं है किसी का, ये वो। और शहर में क्या है? तो शहरीकरण का भी कारण था, आप इतिहास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो वो अलग चीज है, बट यहाँ पे लेखक का व्यू अलग है। तो खतरा हो गया है और उनके लिए अपनी संस्कृति, परंपरा तथा अस्तित्व को बचाना बहुत ही कठिन है। हम धीरे धीरे अपनी संस्कृति को खो रहे हैं, परंपराएं छूट रही है, अब बचाना बहुत ही कठिन होते जा रहा है क्योंकि हम शहरीकरण अपना लिए हैं। और इसका निम्नलिखित कारण भी है कि गांव में आधुनिक होने का होड़ लगा है, सब कोई होड़ लगा लिया है, आधुनिक, हम सब में। एक समय हुआ करता था जब गांव के झगड़ों को गांव में ही निपटा दिया जाता था, लेकिन आज तो न्यायालय जाना पड़ रहा है, आज तो न्यायालय जाना पड़ रहा है। ये सब कारण है, हमारी गांव की स्थितियां धीरे धीरे जर्जर होती जा रही है। शहरीकरण के इस युग में इंसान जंगलों को लगातार काटते जा रहा है, काट रहा है ना, काट रहा है कि नहीं? कल हम लोग इस पे बात किए थे ना, वो अदालत और अस्पताल के परिसर भी अब प्रदूषित हो गए हैं। अदालत में भी वही सारी चीजें, सब धांधली वाली चीजें पड़ी हुई है। अस्पताल में भी जाओ तो कई अस्पताल के अंदर भी मतलब क्या बेकार काम हो रहा है भाई। बहुत सारे अस्पताल के केसेस ऐसे आए हैं कि वो मतलब डेड बॉडी पर भी पैसा उठा लेते हैं, समझ जाओ, डेड बॉडी पे भी पैसा ले लेते हैं, वो कहकर कि अभी वो आईसीयू में है, ये है वो है, और वो बॉडी पूरी तरह से डेथ हो गई है। तो ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। लेखक ये सब जाहिर करना चाहते हैं कि हम क्या उसकी तरफ जा रहे हैं भाई। चलिए मर्म स्पष्ट करें, मतलब भाव बताना है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवा कर कोई हाथी। इस लाइन का मतलब बताना है, इस पंक्ति का मतलब बताना है। अब देखो, हाथी भी होती है तो उसके जो दांत होते हैं बाहर निकले होते हैं, बाहरी दांत, वो देखने में अगर वो दांत वाले हाथी देखो कितना अच्छा लगता है ना, सुंदर सा लगता है, सौंदर्य, सुंदरता उसकी बढ़ी रहती है ना, और वो मूल्यवान भी होती है उसके वजह से। लेकिन अगर जैसे वो गजदंत माने हाथी के जो दांत होते हैं उसी को गजदंत कहते हैं भाई, गज मतलब हाथी, दंतो मतलब दांत, तो वो अगर गिर जाते हैं तो जिस प्रकार से उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, मूल्यवान खत्म हो जाता है, वो मतलब कि कम मूल्य होता है उसका। अब उसी तरीके से कहीं हमारा गांव भी अपनी परंपराओं को, सांस्कृतिक चीजों को खो करके सौंदर्यता को घटा रहा है, कम मूल्यवान हो रहा है। लेखक का कहने का मतलब यही है। प्रस्तुत पंक्ति ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित कविता गांव के घर से लिया गया है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार हाथी अपने बाहरी दांतों को खोकर अपनी सौंदर्य और अपना मूल्य दोनों खो देती है, अपनी सौंदर्य मतलब सुंदरता भी और मूल्य दोनों को क्या कर देती है, खो देती है, उसी प्रकार आज गांव भी अपनी सारी परंपराओं को धीरे धीरे खोकर सौंदर्य विहीन हो रहा है। वाह, सही बात है। कभी कभी अचानक से पेट में पेन हो जाता है बहुत कस के। चलो 8 समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कविता में कवि की कई स्मृतियां दर्ज हैं। स्मृतियों का हमारे लिए क्या महत्व होता है, इस विषय पर अपने विचार विस्तार से लिखें। कविता में कवि ने अपनी कई सारे यादें यहाँ पे बताया है कि चौखट है, पहले ये हुआ करता था, गांव के पंच समाज, बहुत सारी बातें हैं। तो स्मृतियों का, उस यादों का हमारे लिए क्या महत्व है। याद होता है, याद का तो बहुत महत्व है हमारे जिंदगी में भाई।
कभी आप बैठे हो अकेले या फिर अपने दोस्तों के साथ हो तो पुरानी पुरानी बातों को याद करो, कितना मज़ा आता है ना। हम दो चीज़ें, कभी खुशी कभी गम। तो कुछ ऐसे आपके साथ समय बीते हुए पल होते हैं जिनको आप याद करके आप खुश भी हो सकते हैं एंड दुखी भी हो सकते हैं। आप वो दुखी के पल याद करोगे, और इंसान को हमेशा अपना बीता हुआ पल हमेशा याद रखना चाहिए, विशेष करके उस इंसान को जो भाई वास्तव में इंसान है, हैवान नहीं इंसान है। आपके साथ पिछले क्या हुआ वो सब याद रखना चाहिए। मतलब कि कल हम क्या थे, आज क्या हो गए हैं, क्या से क्या हो गए हैं देखते देखते। तो आपकी सारी चीज़ों को याद रखना होगा। आपने बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया, मेहनत करके आज अगर आगे बढ़े तो क्या उस मेहनत को भूल जाओगे? क्या आगे बढ़ करके बड़े बन गए तो क्या उन लोगों को छोड़ देंगे जो तुम्हारी तरह जैसे आप कल मेहनत किया करते थे वो आज मेहनत कर रहे हैं? तो क्या उनको आप इज्जत नहीं देंगे? नहीं भाई मेरे, ऐसा नहीं। अपनी तरह सबको समझो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है अगर वो किसी और के साथ होगा, सबके साथ होगा। अगर उसकी चीज़ों को आप खुद से फील करो। जैसे इसका जागता हुआ उदाहरण अगर मैं आज बता दूं, हमारे कई जगह पे समाज में ऐसा हो गया है, आप सब कोई देखते होंगे, अपनी माँ बहन की इज्जत सब करते हैं, सब करते हैं, सबको अपनी माँ माँ नज़र आती है, सबको अपनी बहन प्यारी बहन नज़र आती है, लेकिन दूसरे की बहन उसको अपनी प्यारी बहन नहीं नज़र आती है। सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो अपनी बहन को भाई एकदम प्यारी वाली बहन मानते हैं, लेकिन दूसरी की बहन पे गलत निगाह लगाते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं, कमेंट बाजी करते हैं। क्या ये सही है? एक सिंपल सा उदाहरण मैं फ्रैंक बोलता हूं, और किसी पे पार्टिकुलर नहीं बोल रहा हूं। हमारे यहाँ भी समाज की बातें हो रही है, यादों की बात हो रही है, मैं उसमें आपको समझाना चाहता हूं, सबको बताना चाहता हूं, अपनी भाव व्यक्त कर रहा हूं। बुरा नहीं मानना किसी को, हम सब किसी को पार्टिकुलर नहीं बोल रहे हैं। आप लोग छात्र हैं, आदर्श हैं, आप लोग उस कैटेगरी में है ही नहीं। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो कि बीते कुछ सालों में बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिला, कहीं एसिड अटैक देखने को मिला, कई बहुत सारी चीज़ें हुई, आपको ऑलरेडी पता है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें हम जिम्मेवार हैं। मान लो कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और किसी दूसरे की बहन है सामने और आप बहुत सारे बैड कमेंट्स दिए जा रहे हो, अभी तो आपको अच्छा लगता है। ये लड़की भी मतलब किसी के साथ हो सकता है भाई, दिए जा रहे हैं। मान लीजिए हम ही हैं, मान लेते हम अपने पे ही दे रहे हैं, मैं तो बैड कमेंट्स दिए जा रहा हूँ। बट अगर कल अपनी बहन को लेकर के ट्रेन में चला और दूसरे जब मेरी बहन पे कमेंट करे तो कैसा फील होगा? तब तो करेगा कि इसका एकदम वाट कर दें, वाट लगा दें। तो नहीं, वहाँ पे अपने बाजू को कंट्रोल करो। नहीं मेरे भाई, क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं तभी तो कोई हमारे साथ कर रहा है। इसलिए हमारी सोच को, भारत इज़ माई होम, हमेशा हम लोग एक परिवार की तरह हैं, हम पूरे भारत के वासी। लेकिन ऐसा सब समझते नहीं है ना, ऐसा सब समझते नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे है, यादों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपके साथ किसने क्या किया है वो ज़रूर हमें याद रखना चाहिए। स्मृतियाँ यानी यादें हमारे जीवन की अमूल्य निधि होती है। इनकी याद ही हमें रोमांचित भी कर देती है। हम पुराने समय की कई बातों को याद करके खुशी अनुभव करते हैं। कई ऐसी बातें होते हैं जिसके वजह से हम बहुत ही रोमांटिक भी फील करते हैं, प्लस में हैप्पीनेस। इसके साथ साथ हमें वर्तमान तथा पहले की समय का अंतर भी पता चलता है। जरूर पता चलता है कि हम पहले हमारे साथ क्या हुआ करता था। कल के समय में मान लो कि आपको कोई नहीं पूछता था क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, और आज आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपके पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं। तो आपको तो एक जरूर सीख मिला कि कल ये सब मेरे साथ नहीं थे, जब मैं समस्या झेल रहा था तो मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन आज सब है। क्यों? रिजल्ट निकल के आएगा पैसा। तुम बहुत अच्छे हो गए हो, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास पैसा है, तो सीख भी मिलेगी इससे। ये यादें हमें कभी हंसाती है तो कभी रुलाती भी है, सही बात है, और कभी कभी तो गुदगुदाती भी है। कभी आप अचानक से बैठे हो और कोई ख्याल आ गए तो हंसी भी बहुत आ जाता है। स्मृतियों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके ना होने पर हमारा जीवन भी बिल्कुल शुष्क हो जाएगा, ऐसा लगेगा सूखा जीवन है, सादा सादा जीवन है। इसलिए याद का होना बहुत ज़रूरी है। मोमेंट होते हैं हर चीज़। आजकल तो बहुत सारे मोमेंट को किडनैप कर लेते हैं हम लोग मोबाइल में। कोई भी पार्टी फंक्शन कुछ ऐसी चीज़ें होती है, बट फीलिंग को कैसे करोगे मोबाइल में किडनैप? फीलिंग तो अंदर ही रहती है ना।
क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बुरा नहीं ना लग गया सबको भाई? यार हम पार्टिकुलरली नहीं बोले, मैं बोला ना। ऐसा हो रहा है हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ ऐसा हो रहा है। चौखट भीत सर्कस घर गांव और साथ ही बचपन के लिए कवि की चिंता को कितना आप सही मानते हैं? हम तो सही मानते हैं, उनकी चिंता सही है। चौखट की भी चिंता है, भीत सर्कस घर गांव और बचपन, कवि इसके लिए चिंता जाहिर किए हैं। उनकी चिंता बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि चौखट भीत सर्कस जो भी ये चीज़ें हैं, चिंता उनकी बिल्कुल ही सही है। क्योंकि हर सामाजिक व्यक्ति का ऐसा सोचना स्वाभाविक है। हर कोई ऐसा सोचेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हम अपनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं, तो सोच तो आएगा ही मन में। ये सही है कि आज मनुष्य विज्ञान के सहारे प्रगति कर रहा है, सही बात है, मनुष्य विज्ञान के सहारे प्रगति कर रहा है, लेकिन कुछ परिवर्तन हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ ऐसे भी परिवर्तन हो रहा है, बताओ, कि मतलब हम अपनी खास परंपरा को, जो से बहुत लगाव है, जिसे नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी हम कभी कभी छोड़ दिया करते हैं। इसलिए चौखट भीत सर्कस घर गांव और बचपन का सीधा संबंध जो होता है वो भारतीय संस्कृति तथा उसकी परंपरा से है। इसमें हो रही परिवर्तन भारतीय संस्कृति को प्रभावित करता है, इसलिए कवि की चिंता जो है वो सही है। कवि यहाँ पे सही सोच रहे हैं भाई मेरे, उनकी चिंता सही है, जायज़ है। सॉरी भाई, किसी को बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन मेरा भी वो नहीं था। मैं समस्या है, सबके साथ है, हमारी बहन के साथ है, आपकी बहन के साथ है, सबके साथ है। तो मैं चाहता हूँ हम सब बिल्कुल पॉजिटिव वे में रहें, और हम जानते हैं कि हमारे में और आप में ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे बातें जब आई तो मैं बताया, बिकॉज समाज के स्तर पे बोलना ज़रूरी था। आपको ये ज़रूर अंदर से फील हो रहा होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं सर बात सही बोल रहे हैं, ऐसा होता है भाई, ठीक है ना। तो आज का सेशन कम्प्लीटली यहाँ पे समाप्त होता है, बिकॉज क्वेश्चन आंसर हम लोग को अटेंड करना था और वो हम लोग कर लिए हैं। तो आज कैसा रहा क्लास ज़रूर बताइएगा आप लोग, एंड बुरा लगा हो तो सॉरी मेरे भाई, मेरे लव यू, तुमको स्पेशल लव यू, ठीक है। और मैराथन की क्लासेस कल होगी मैराथन क्लासेस। कितना बजे किया जाए ना? मॉर्निंग में आपको कम्युनिटी में मैसेज मिलेगा हमको, हम 8 बजे रात को सोच रहे हैं शुरू करने का। रात 8 बजे से शुरू किया जाए, लगातार कोशिश होगी, लगातार 4 घंटे तक। देखते हैं आप 4 घंटे तक रह पाओगे या नहीं। बहुत लोग बेचैन किए, सर मैराथन एक ही दिन में हिंदी का सारा कविता रिवीजन करवा दीजिए सर, सारा टोटल हिंदी बुक का जितना ऑब्जेक्टिव है सब करवा दीजिए सर। अच्छा बाबू, कल देखते हैं कितने लोग साथ देते हैं। वैसे एक भी रहेगा तो मेरे काफ़ी है, मैं चल लूँगा, मैं साथ चलूँगा, एक भी अगर रहोगे तो। लेकिन देखता हूँ कल संख्या आप लोग कितनी बढ़ा रहे हैं। सो प्लीज़ कल की क्लास के लिए स्पेशल शेयर बनता है। आज हल्ला मचा दो सब कोई अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, कि कल वो भी क्लास जरूर ज्वाइन करें। रात 8 बजे साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल पे मैराथन की क्लासेस होने वाली है, और लगातार 4 घंटे में पूरा हिंदी काव्यखंड एंड पूरा हिंदी टोटल बुक का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस ये कहीं ना कहीं आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा अवसर होगा। हिंदी पूरी तरह से आपके मुट्ठी में होगी, ठीक है ना। इसलिए भाई मेरे प्लीज़, कल इंग्लिश इसलिए नहीं हो पा रहा है कि क्योंकि कल मोनू सर जी को कहीं पे जाना है, हाँ रिलेटिव में ही जाना है, तो वो क्लास नहीं ले पाएंगे। सो सॉरी, उनका भी मैराथन क्लासेस कभी अगले या फिर उससे कभी नेक्स्ट संडे को कभी कर दिया जाएगा। बट कल आई होप, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि कल मैराथन क्लासेस हो, और आप सबको ज़रूर 8 बजे रात को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, और लगातार 4 घंटे अपने मम्मी पापा भैया बहन सबसे बता दीजिएगा कि आज वो तो आपको डिस्टर्ब ही ना करे। लगातार 4 घंटे की क्लासेस है, देखते हैं कितने लोग रह पाते हैं। बहुत लोग तो हवा मचाते हैं, हाँ सर हम रहेंगे, हम करेंगे ना सर, हम रहेंगे ना सर। लेकिन वास्तव में पिछला बार जो मैराथन क्लासेज रात को हम शुरू किए थे 10:15 बजे, आधा घंटा लेट हुआ था, बहुत बच्चे कट गए थे। लेकिन जिन लोगों ने मेरा उस दिन साथ दिया था, सपोर्ट किया था, सबको लास्ट तक देखा था, स्पेशल लव यू एंड थैंक्स उन सबको। जो और प्रैक्टिस भी वो किए बहुत अच्छा, और
मज़ा भी आया था। इसलिए आप कल के मैराथन क्लासेस में ज़रूर, मैराथन का मतलब होता है नॉन स्टॉप क्लासेस, लगातार 4 घंटे तक की क्लासेस होगी। और आई होप कि आप सब कोई आओगे ज़रूर और प्यार दुलार उसमें मिलेगा, और लास्ट तक सब कोई रहना, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट सी है कि आपके लिए कितना यूजफुल होगा वो क्लास देखने के बाद ही। अगर आप शुरू से नहीं पढ़े हो, मैं शुरू से एक लाइन का अर्थ इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा ना, वन शॉर्ट टाइम में इतना रिविजन अच्छा होगा, और आप सोचो कि भाई ये सब तो मैं पढ़ा हूँ, क्या करूँ। ओहो, यही तो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर देती है, जो आपको कभी कभी पीछे होना पड़ जाता है। इसलिए भाई मेरे, कल सब कोई ज़रूर आना, रिक्वेस्ट है हमसे, आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो दिल में तसल्ली मिलेगी। थैंक यू सो मच एंड स्पेशल लव फॉर यू ऑल बच्चा पार्टी। गुड नाइट। कल के क्लास के लिए वेटिंग, और कल मॉर्निंग में क्लास नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं है। ओके, बाय बाय। चलो तो कल शेयर कर दो, दम हल्ला मचा दो, अभी कम्युनिटी में डाल देते हैं वो चीज़ें, ठीक है ना। आप लोग भाई उसको एकदम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कल बहुत सारे बच्चों को लाइए साथ में, मैराथन क्लासेस में एंट्री किए जाए, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।